हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए। आज कम से कम 50 लोगों को जोड़िए। कम से कम 50 लोगों को जोड़िए, ये आपका टारगेट है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग 50 लोगों को जरूर जोड़ेंगे। 50 लोगों को जोड़िए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जरूर जोड़ेंगे। तो इस मुहिम को सभी से जोड़िए, सभी को जोड़िए। जितने भी छात्र टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें बताइए कि आप शशि जीएस एकेडमी पर चलिए, जहां पर बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम से रिलेटेड, सब एग्जाम से इर्द गिर्द चीजें ही बताई जा रही हैं। साथ ही साथ आज लास्ट तक आप क्लास के बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है, यानी कि बहुत अच्छी क्लास आपको मिलने वाली है। पीडीएफ में बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। लास्ट तक यदि आप बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप यूपी टेट, सी टेट, आर और कोई भी टेट यदि आपको क्वालिफाई करना है तो आपको एनवायरमेंट की शशि जीएस एकेडमी के टेस्ट सीरीज फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए बात करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, देखिए सीटेट, देखिए आज के जो सारे प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप देखिए कि ये 2018 का प्रश्न है, यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। एरोसोल कैन का उपयोग करने पर, वनों को जलाने पर, कृषि क्रियाकलाप पर और उपर्युक्त सभी। जल्दी से बताइए कौन जिम्मेदार है, क्या या तीनों जिम्मेदार हैं? क्या ऑप्शन नंबर डी सही है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, बिल्कुल फटाफट आंसर बताते चलिए, फटाफट आंसर बताते चलिए। तो पर्यावरण के लिए एक तरीके से सभी जिम्मेदार हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। थोड़ा सा आगे बढ़िए, बस इंतजार करिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मानवीय गतिविधियां यानी कि मानव के द्वारा जो भी गतिविधि की जा रही हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वो एरोसोल कैन का उपयोग करने से भी, यदि आप वनों को जलाते हैं तब भी, और कृषि क्रियाकलाप करते हैं तो भी एक तरीके से जलवायु परिवर्तन के लिए ये सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, और हम होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है, देखिए 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और सी ऑप्शन कहता है नाइट्रेट ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए, और साथ ही साथ शेयर जरूर करते चलिए और लाइक तुरंत कर दीजिए, क्योंकि आपको क्लास बेहतर मिलने वाली है। तो दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। जितने भी छात्र बी ऑप्शन लगाए हैं बिल्कुल सही है। आप लोग तैयारी बेहतर कर रहे हैं, इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए। तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में क्या हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक दुर्घटना हुई थी, और उस औद्योगिक दुर्घटना को भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस ट्रेजेडी या त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी ने कारखाने में एक जहरीले गैस का रिसाव हुआ, जिससे क्या हुआ कि 1500 लोगों की जान चली गई, और इस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, बिल्कुल आपको 3 दिसंबर 1984 की इस भयानक घटना को भी याद रखिएगा, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहीं पर यह घटना हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 2018 का प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मुझे लगता है इसको तो सभी लोग बता लेंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको हम समय नहीं देने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए 1972 में की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1972 में इस पहल की शुरुआत की गई थी। 5 जून से तभी से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। एम एस स्वामीनाथन एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे,
कृषि वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि वैज्ञानिक थे। एमएस स्वामीनाथन साहब कृषि वैज्ञानिक थे। इनकी विशेषता की बात करें तो स्वामीनाथन को भारत में गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों को पेश करने वाले और आगे बढ़ाने वाले नेतृत्व में उनके नेतृत्व और सफलता के लिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें या स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। देखिए ये जो है एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक भी कौन है? एमएस स्वामीनाथन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल 3 प्रश्न आपको जानने को यहाँ मिला। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ पर स्थित है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों देहरादून। तो डी ऑप्शन इज राइट। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक स्वायत्त यानी कि फ्रीडम संस्था है, जिसे 1982 में स्थापित किया गया था। WII जैव विविधता, लुप्तप्राय प्रजातियों, वन्य जीव नीतियां, वन्य जीव प्रबंधन, हैबिटेट और पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे अध्ययनों के क्षेत्र में वन्य जीव अनुसंधान संस्थान काम करता है। तो WII इन क्षेत्रों में काम करता है या अनुसंधान का काम करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। WII का संस्थान कहाँ पर है? तुरंत बताइए। देहरादून याद करते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? शाक भक्षी, मृत भक्षी, मांस भक्षी और रसायन भक्षी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी कहा जाता है, मृतक भक्षी कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। मृतक भक्षी कहा जाता है। जो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी कहा जाता है। इसको याद करते चलिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि आगे नहीं आने वाला है, हो सकता है किसी में भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी किसी भी एग्जाम में हो सकता आ जाए। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव को नदियों में प्रदूषण के लिए, घटता भूगर्भ जल स्तर के लिए, वायु प्रदूषण के लिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए कितने अच्छे प्रश्न हैं। सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने आज मैं रखा हूं, कल आप देखिएगा जिसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल बहुत सारी चीजें मैं परिवर्तन कर रहा हूं। बस आप शशि जीएस एकेडमी से लोगों को जोड़िए और उन्हें बताइए कि आप भी ज्वाइन होइए। तो ऑप्शन नंबर इज ए राइट दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट दोस्तों, कि विलुप्ति के कगार पर रेड डेटा बुक जारी किया जाता है। यह सार्वजनिक दस्तावेज है। पहली बात, यह सार्वजनिक दस्तावेज का एक प्रकार होता है जो पौधों, जानवरों, कौकों के साथ साथ कुछ स्थानीय उपप्रजातियों सहित लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों के लिए रिकॉर्ड हेतु बनाया जाता है या बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। किस गैस के वर्षा के पानी घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? इसका आंसर कुछ ही छात्र कर पाएंगे, मुझे पक्का पता है। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी डी ऑप्शन इज राइट। अम्ल वर्षा में योगदान करने वाले प्रमुख प्रदूषक कौन कौन से हैं? वो है SO2 और NO2, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार सीधे आपके एग्जाम में केवल फॉर्मूले ही पूछ लिया जाता है या फॉर्मूला पूछ लिया जाता है या फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था, किसके कब किया गया था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। वर्ष 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। बिल्कुल 2017 का प्रश्न हो सकता है कि 21 में आ जाए, हो सकता है कि 21 में आ जाए या 22 में आ जाए। बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, यानी कि 1972 में वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम को पारित किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि पौधों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। और यह अधिनियम कब लाया गया था? 1972 में लाया गया था। और यह अभी वर्तमान में देखा जाए तो भारत के सभी राज्यों में लागू है, भारत के सभी राज्यों में लागू है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वन्य जीव के वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए और पौधों के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आपके एग्जाम में हो सकता है आप पूछे कि केवल दिल्ली में लागू है, केवल उत्तर प्रदेश में लागू है, सभी राज्यों में? तो ध्यान रखिएगा सभी राज्यों में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक मार्ग का संबंध है, इसको मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। एक मार्ग का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों ए ऑप्शन इज राइट दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट दोस्तों, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। यानी कि गुणवत्ता के लिए, गुणवत्ता से एक मार्ग का संबंध किससे है? एक मार्ग का संबंध किससे है? गुणवत्ता से है। चलिए अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा डिटेलिंग में इसके। एक मार्ग प्रमाण चिन्ह भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। पहली बात, एक मार्ग प्रमाण चिन्ह जो होता है भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का एक प्रतीक माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 में की गई थी। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पदार्थों की गुणवत्ता का प्रतीक जो है उसके लिए कृषि उत्पाद अधिनियम कब लाया गया था? तो इसको आपसे पूछा जा सकता है। तो कब लाया गया था? 1937 में लाया गया था। यह मानक भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी अच्छा है, ठीक है, ये भी सारे प्रश्न अच्छे हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट, यानी कि कहा जा रहा आर्सेनिक गंधहीन एवं स्वाद रहित उपधातु पृथ्वी की सतह के नीचे प्रचुर होती है। पृथ्वी की सतह नीचे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है? कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अगर जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि त्वचा का फटना, केरोरॉइड्स हो सकता है, और त्वचा का कैंसर हो सकता है, फेफड़ों एवं मूत्राशय से संबंधित कैंसर हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के कछरीय क्षेत्रों में भूजल में आर्सेनिक की सांद्रता सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक बार इसके आंसर फिर से आप देख लीजिए कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज्यादा पाया जाता है पश्चिम बंगाल में यहाँ देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है।
ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम में, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण चेतना या जागरूकता से संबंधित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। पहली बात समझिएगा, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण चेतना यानी जागरूकता से संबंधित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। यह एक गैर सरकारी संगठन भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। इरविंग स्टोक डोरोथी के द्वारा किया गया था, कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। ग्रीन पीस के स्थापना कहाँ पर हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, कनाडा के वैंकूवर में हुए थे। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या जाना कि ग्रीन पीस क्या है? एक इंटरनेशनल पर्यावरण जगाने के लिए या पर्यावरण की जागरूकता से संबंधित विश्व आंदोलन है। यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। बस इतना से आपको ध्यान रखना है बस। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। WWF से आशय होता है, ठीक है। WA देखिए, ये अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैं दिखा रहा था, ठीक है, 2017 के बाद जो हुआ था एग्जाम, उसमें आप देख सकते हैं। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जल्दी और वर्ल्ड वाच फंड। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का फुल फॉर्म है और यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 29 अप्रैल 1961 को। यह अस्तित्व में कब आया था? 29 अप्रैल 1961 को। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य काम क्या है? पर्यावरण संरक्षण और अनुसंधान से संबंधित कार्य करता है, या पर्यावरण संरक्षण और अनुसंधान से संबंधित यह कार्य करता है। और WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। इस बात को ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका मुख्यालय है। बिल्कुल इसको याद करते चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की श्रृंखला में सबसे उच्चतर स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर से समझिएगा, फिर आंसर याद कर लीजिएगा। तो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर स्तर उपभोक्ता कौन माने जाते हैं? मांसाहारी माने जाते हैं। फिर इसको ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जल्दी से एक क्वेश्चन बताइए, WWF की स्थापना कब हुई थी और ग्रीन पीस की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से इसका बताइए आंसर कमेंट करके, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ATP, सूर्य का प्रकाश, DNA, RNA। जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का बेहद स्रोत जो होता है सूर्य का प्रकाश है। प्रमुख उत्पादक जैसे कि पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया ऊर्जा के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़, ओक। जल्दी से इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा नीम। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, फिर समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक का उत्पादक कौन सा है? नीम है। अब इसको फिर समझिएगा, इसके बारे में आइए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। यदि आपका मन कर रहा है तो चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। उन्हें बताइए अपने दोस्तों को। शशि GS अकेडमी पर चलिए, जहाँ सबसे अच्छी तैयारी करवाई जा रही है, बहुत बेहतर तरीके से और बहुत ही व्यवस्थित क्रम में सारी चीज़ें। नीम क्या है? भारतीय पर्यावरण के अनुकूल और भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
आयुर्वेद में देखा जाए तो नीम को बहुत ही उपयोगी माना गया है और नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों घावों का निवारण करने में हमारी सहायता करता है। जैसे कि पहले हम क्या होते थे, कहीं पर गिर जाते थे, चोट लग जाती थी या फोड़े या फिंसी हो जाते तो हम क्या करते थे, नीम का छाल लगा लेते थे। ठीक है, तो नीम का छाल लगाने पर क्या हो जाता, सॉरी जैसे घाव वगैरह हो जाता था, हाँ वही, तो हम क्या करते थे, नीम की छाल को क्या करते थे, घिस कर उसके जो निकलते थे पदार्थ उसको लगा लेते थे, तो जिससे हम सही हो जाते थे। और इसकी दांतों से दांत और मसूड़े हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके दांत दर्द होने लगे तो आप ब्रश मत करिए, बल्कि नीम का दातुन होता है उसको करिए, बिल्कुल आप सही होने लगेंगे। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 1982, 1986, 1992, 1996, जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफी अच्छा प्रश्न है। तो 1996, इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक कानून बनाया जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम को 1986 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को कब पारित किया गया था, 1986 में, यानी बी ऑप्शन इज राइट। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1986 में, इसको याद कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, बस 5 मिनट और वेट करिए, सारे प्रश्न हो जाएंगे, आज ज्यादा प्रश्न नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, चौथा ऑप्शन कहता है सवाना बायोम। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप जरूर शेयर कर दीजिए, यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो विषुवत रेखा को पृथ्वी के सबसे विविध प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन जो है, जहां पर क्या होता है अधिक वर्षा एवं अधिक गर्मी पाई जाती है, सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा जैव विविधता के लिए उपयोगी माना जाता है या पहचाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। सबसे ज्यादा अगर जैव विविधता पाई जाती है तो कहाँ पाई जाएगी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन इन बायोम, इस बात को ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, बस 3 मिनट और वेट करिए। ध्वनि प्रदूषक का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, ध्वनि प्रदूषक का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से और जलवायु प्रदूषण से, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ये पहली बार आपको जानकारी मिल रही होगी, पहला क्वेश्चन होगा जो आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो ग्रीन मफलर, जिन लोगों को पहली बार पता चल रहा है जल्दी से कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ग्रीन मफलर के बारे में हमें पहली बार पता चल रहा है। देखिए ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है, और इस प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का एक ही उपाय है कि परिवर्तन व्यवस्था में सुधार कर लिया जाए ताकि शोरगुल कम हो जाए और ध्वनि प्रदूषण को हम नियंत्रित कर सकें, ताकि हम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ग्रीन मफलर क्या है, एक ध्वनि प्रदूषण है, ये भी कह सकते हैं, तब भी कोई आपको अनुचित नहीं कहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसका आंसर भला कौन नहीं दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च और 22 अप्रैल। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, ए ऑप्शन इज राइट दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर से, और कब से मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके बताइए, डेट बताइए जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन की, सॉरी ईयर बताइए जल्दी से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं उन्हें शाकाहारी माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि
प्राथमिक उत्पादक का अर्थ यह होता है कि वह जीव होता है जो अपना भोजन पौधों या मृदा से प्राप्त करता है, उसे प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, या भूगर्भीय चक्र कहते हैं, या भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, कि जैव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिकी तंत्र के तत्व होते हैं और इसके तहत क्या होता है कि मृत वस्तु मिट्टी की पूर्ण उर्वरता को बनाए रखते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में सहायता करते हैं या करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी? बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा 30 सेकंड में आपका समय लूंगा, बस थोड़ा सा रुक जाइए, आप लोग जाइएगा नहीं। देखिए यदि आपको क्लास इस तरह से बेहतर लग रही है, यदि आपको अच्छा लग रही है, यदि आपको इस तरह की क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि ज़्यादा रहेगा। ठीक है, लाइव चैट में भी बता सकते हैं, मैं आपका लाइव देख भी रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप कमेंट में बताएंगे तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, लेकिन आप कैसे भी बता सकते हैं। यदि आपको इस तरह की क्लास अच्छी लग रही है, मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, तो इस तरह की क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी जोड़िए। यदि आपका और कोई सुझाव है, यदि आपका कोई और सुझाव है तो यदि कोई और आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप और सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव को हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और उस सुझाव का भी हम पालन करते हैं। ठीक है, देखिए कोई क्वेश्चन कभी कभी अगर रॉन्ग हो भी जाता है तो उसका संशोधन रूप आप कमेंट बॉक्स में देख लिया करें। कमेंट बॉक्स में मेरा प्रयास रहता है कि मैं उसे जल्दी दे सकूं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।